नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा नारी अस्मिता के 7 सोपान। प्रकृति के विधान में नर और नारी का अविच्छिन्न संबंध रहा है। नर नारी के सहयोग से संस्कृति का प्रसार होता है। विवाह संस्कार के बाद पति पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। गृहस्थ रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का स्वस्थ और स्निग्ध होना अनिवार्य है। पारिवारिक संपदा को समृद्ध बनाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों बच्चों में सकारात्मक गुणों का विकास किया जाता है। लेकिन संसार की वास्तविकता यह है कि नारी की अस्मिता, अस्तित्व, सफलता, मुक्ति को संस्कार के रूप में पाने का अधिकार नहीं। संस्कारों का जामा पहनाकर नारी शक्ति को कुचलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी आज नारी अपनी धुन में सड़कों, दफ्तरों, अस्पतालों, न्यायालयों में अपना परचम फहरा रही है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में नारी भय और दमन की खाइयों में दबी रह जाती है। पति सत्तात्मक व्यवस्था में पहुंचते ही पत्नी की प्रगतिशीलता को दंडता का जामा पहना दिया जाता। पुत्र सत्तात्मक व्यवस्था में मां पर वात्सल्यहीनता और पुत्रहीनता का लांछन लगाया जाता। नारी की सोच व पूंजी उसका विचार नहीं, उसके पति व बच्चे हैं। लड़की के जीवन में जमाल घुट्टी की तरह संस्कार डाला जाता है कि सीमंतनी उपदेश पढ़कर, सिमोन दी बुवा का सेकंड सेक्स मन में उतारकर, ताराबाई शिंदे के लेख, निग्रो साहित्य के अनुवाद, महाश्वेता देवी का साहित्य, ताराबाई शिंदे के लेख, तस्लीमा नसरीन की रचनाएं, मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों को शयन कक्ष में सजाकर अगर नारी का चेहरा बदलता है तो वास्तविक स्थिति जानकर पवित्र रेखाएं चरमरा उठेंगी। वास्तविकता क्या है कि सत्ता विशेष लोगों के हाथ में समित है। हमारी कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है। हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से विलग्न हैं। व्यवहारिक रूप में नारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया है। केवल अनपढ़ समाज में ही नहीं, पढ़े लिखे समाज में बुजुर्गों के द्वारा जो आशीर्वादात्मक वचन दिए जाते हैं, पुत्रवती भव, दूधो नहाओ, पूतो फलो, वो पुरुष वर्ग के बच्चे को सौंपे गए हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी की जुबान पर मां और बहन की गालियां जीभ का रस बनी हुई है। ऐसा क्यों? समाज में लड़की को दुर्गा की तरह पूजा जाता है और दूसरी तरफ बिना जन्म लिए ही लड़की को कोख में मार दिया जाता है। ये कैसा अन्याय है? तकनीकी युग में विश्वास और व्यवहार में अंतराल उपस्थित हो गए क्योंकि हमारी कथनी और करनी एक जैसी नहीं है, जिसके कारण अनुभव संबंधी बेसुरापन प्रतिध्वनित हो रहा है, जिसके कारण समाज में दुविधाग्रस्त स्थिति पैदा हो गई है। इस स्थिति से निजात पाने के लिए हमें सकारात्मक कदम उठाने चाहिए जिससे नारी की अस्मिता का संरक्षण हो सके। मैंने अपनी अनुभव की मंजूषा में से नारी अस्मिता का संरक्षण करने हेतु कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बदलते परिवेश में मानवीय विचारों और आकांक्षाओं में परिवर्तन संभावित हो रहा है। नर नारी के समानाधिकारों का महत्व दिन प्रतिदिन अभिवृद्ध हो रहा है। पुरुष के साथ साथ नारियों के मानवाधिकार भी अक्षुण्ण हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में नारी की समान भागीदारी की मान्यता प्रतिष्ठित की गई है। लेकिन फिर भी घरेलू अधिकारों का हनन, परंपरागत अभ्यास,
दहेज संबंधी अतिक्रमण, वासना विषयक पीड़ा, सम्मानजनक हत्या, संरक्षता संबंधी अतिक्रमण, इन सभी प्रतिरूपों को नारी को सहन करना पड़ता है। नारी का स्वाभिमानी होना, निर्णायक होना, ये उसका नैसर्गिक गुण है। श्रेष्ठ माता बनने के लिए मानस की आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आत्मसम्मान का भाव नारी का सम्मानजनक गुण है। नारी को पता है कि पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति उसे गहन चिंतन, मनन, विचारना करनी चाहिए। लाला लाजपत राय जी ने नारी की प्रतिष्ठा को स्थापित करते हुए आम जनता से अपील की थी, उन स्त्रियों से मैं वास्तविक नर पैदा करने की आशा नहीं कर सकता जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। इसलिए पुरुषों से मैं अपील करता हूं कि तुम स्त्रियों को अपने दासत्व से मुक्त कर दो, उन्हें अपने बराबर हक दो। ऐसा लाला लाजपत राय जी ने पुरुष वर्ग से अपील की थी। और गुलामी की जंजीरों की बात लाला लाजपत राय जी ने की। वास्तव में स्त्री और पुरुष के बीच कानूनी समानता, आर्थिक समानता, शिक्षा, रोजगार के समान अवसर, सामाजिक राजनैतिक सक्रियता में भागीदारी, ये सब पुरुष और स्त्री दोनों वर्गों के लिए बुनियादी शर्त होनी चाहिए। मानवीय अधिकारों के सभी दृष्टिकोणों, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, सभी दृष्टिकोणों से नारी का दायरा विस्तृत करना चाहिए। जिस दिन नारी इस दायरे में से से लेकर स तक की यात्रा परिपूर्ण कर लेगी, एक्सेप्ट से लेकर सक्सेस तक की यात्रा पूरी कर लेगी, उस दिन नारी अस्मिता का संरक्षण हो सकेगा। नारी अस्मिता के 7 सोपान माने जाते हैं। पहला सोपान है स्वीकार, जिसे आप एक्सेप्ट का नाम देते हैं। समादर, जिसे रेस्पेक्ट की संज्ञा दी जाती है। पहचान, जिसे हम रिकॉग्निशन कहते हैं। सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। स्वीकार, फिर एक्सेप्ट। प्रवेश योग्यता, एक्सेस। और 7वां सोपान है सक्सेस। तो एक्सेप्ट से लेकर सक्सेस तक की यात्रा जिस दिन नारी परिपूर्ण कर लेगी, उस दिन नारी की अस्मिता का संरक्षण हो पाएगा। तो अब हम पहले सोपान की चर्चा करते हैं। पहला सोपान है स्वीकार, जिसे हम एक्सेप्ट का नाम देते हैं। जिस दिन आपके यहां बेटी का जन्म होता है तो उसके आगमन को सहर्ष स्वीकार कीजिए। ज्यादातर समाज में क्या देखा गया है कि गर्भवती स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग वालों की आकांक्षा यही रहती है कि उनके यहां बेटे का जन्म होगा, तो पहले वो संकल्पना बेटे के प्रति कर लेते हैं। लेकिन जब घर में बेटी का जन्म होता है तो उसे अस्वीकार करने लगते हैं। तो समाज से मेरी अपील है कि जब आपके यहां बेटी का जन्म होता है तो उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कीजिए। जिस दिन किसी की बेटी हमारे यहां बहू बनकर आ जाती है तो उसे बेटी की तरह स्वीकार कीजिए। घर की चौखट पर लड़ाई तभी शुरू होती है जब हम बेटी और बहू दोनों को अस्वीकार कर देते हैं। तो स्वीकार नारी की अस्मिता का संरक्षण करने के लिए सबसे पहला सोपान माना जाता है। स्वीकार के बाद आता है समादर, जिसे हम रेस्पेक्ट का नाम देते हैं। नारी को मां के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, यहां तक कि बॉस के रूप में भी पुरुष वर्ग के द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए। तीसरा सोपान है पहचान,
जिसे हम रिकॉग्निशन की संज्ञा देते हैं। नारी के अस्तित्व, उसकी अस्मिता को पहचान मिलनी चाहिए। जब पहचान मिल जाती है तो सशक्तिकरण का सोपान उसके सामने आता है। नारी भी पुरुष की भांति हर काम कर सकती है, बशर्ते कि समाज उसे शक्तिशाली अनुभूत करे। उसकी शक्ति को परख दर परख ना कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। अगर पुरुष वर्ग का बच्चा कोई असंभव काम कर सकता है तो स्त्री वर्ग की बच्ची भी उस असंभव काम करने में सक्षम है। उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसके सामर्थ्य पर काम करने से पहले प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। नारी को पहले सशक्तिकृत कीजिए, फिर उसको स्वीकार कीजिए। जब नारी की शक्ति समाज में प्रमाणित हो जाएगी, उस दिन आप उसको शक्ति संपन्न होना स्वीकार कीजिए। जैसे कल हमने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को चुना, और द्रौपदी मुर्मू जी का जो सशक्तिकरण है वो हमारे देश को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, उनमें सामर्थ्य है, शक्ति है, क्षमता है। तो उस नारी शक्ति का प्रमाण द्रौपदी मुर्मू जी ने कल दिया है। उसके बाद आता है प्रवेश योग्यता, एक्सेस करना। जब नारी अपनी शक्ति प्रमाणित कर चुकी होती है, तब उसकी पहुंच की सीमा के घेरे में प्रवेश करके आप उसकी योग्यता को चैलेंज कर सकते हैं। जब तक आप उसे सशक्तिकृत नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो उसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं? तो शक्ति प्रमाणित होने के बाद ही उसके सीमा के घेरे में, उसके दायरे में प्रवेश ग्रहण करके किसी को चैलेंज किया जा सकता है। और अंतिम सोपान है सफलता। अगर नारी को पुरुष का सहयोग, सौहार्द और सफलता मिलेगी तो कोई भी दौर ऐसा नहीं, कोई भी समय ऐसा नहीं, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जहां सफलता नारी के कदम ना चूमे। अगर पुरुष की सफलता के पीछे नारी का सहयोग हो सकता है, तो नारी की सफलता के पीछे भी पुरुष का सहयोग बना रह सकता है, पुरुष सहयोगी बन सकता है। ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक बनकर उभरनी चाहिए, तब नारी की अस्मिता का संरक्षण हो सकेगा। उस दिन हम सार्वजनिक जीवन में नारी के विरुद्ध जो नारे लगाते हैं, जो लिंगीय असमानता की बात करते हैं, पारंपरिक प्रथाओं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक अतिरेक के मध्य जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को समाप्त करने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। उस दिन समाज विवेक के साथ, सहचर्य के साथ नारी को पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में, सामाजिक के रूप में, अगर मैं अंतिम शब्दों में कहूं तो एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में नारी को हम वर्णित कर पाएंगे। तो नारी की अस्मिता के 7 सोपान जो मैंने आपके साथ साझे किए, स से लेकर स तक की यात्रा, स्वीकार से लेकर सफलता तक का सोपान, जिस दिन नारी परिपूर्ण कर लेगी, उस दिन नारी की अस्मिता का संरक्षण हो सकेगा। धन्यवाद।